Good morning to you all. Namaskar. I am Dr. Anu Bhai Soni. Again, being connected with you, of course, by after long gap. But for your kind information, I am going to open a very important discussion, worthy discussion, over very important subject matter of Indian Penal Code. That is culpable homicide and murder. Under section 299 and 300 of the Indian Penal Code, these two very important concepts of the offense have been defined and discussed. Before beginning regarding the culpable homicide and murder, I would like to draw your kind attention toward the meaning of the homicide. भारतीय दंड संहिता की दो महत्वपूर्ण धाराओं पे आज मैं आपके साथ चर्चा शुरू करने जा रहा हूँ। अवश्य ही आपको उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। नंबर 1, सदोष मानववध, दूसरी हत्या। सदोष मानववध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जिसे पुराने ज़माने में ताजीरात हिंद भी कहा जाता था, उसकी धारा 299 के अंतर्गत सदोष मानववध को समझाया गया है, जबकि हत्या की परिभाषा इसी संहिता में धारा 300 के अंतर्गत है। Culpable homicide has been defined under section 299, whereas the concept of definition of the murder is given under section 300 of the Indian Penal Code. And both the sections are very important, very significant, very interesting to discuss, to understand, to get the know-how of the concept of the law of crime, particularly about these heinous offenses. सदोष मानववध को अंग्रेजी में कहा गया है कपेबल होमिसाइड। कपेबल का मतलब होता है दोष सहित या आपराधिक। यू मे से द क्रिमिनल, या विच हैज द क्रिमिनलिटी, इट इज अ कपेबल। और होमिसाइड जो है वो एक अलग शब्द है। और होमिसाइड का को आप यदि दो भागों में बांटे तो एक भाग है होमी, दूसरा भाग है साइड। HOMI होमी प्लस CIDE साइड, दोनों मिलके बनते हैं होमिसाइड। होमी का अर्थ होता है ह्यूमन बीइंग। होमी का अर्थ होता है ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब मानव। और साइड का अर्थ होता है एक्ट ऑफ किलिंग, वध करने की का कार्य या वध करने की क्रिया, या आप यूं कहें मारने की क्रिया। दोनों को मिलाएंगे तो मनुष्य के द्वारा जो वध करने की क्रिया है, इट इज नोन एज ए होमिसाइड। इसी होमिसाइड के ही में जो साइड जो शब्द है, उसी को लेते हुए आपने और भी शब्दों को सुना होगा। जेनोसाइड, नरसंहार या सामूहिक नरसंहार। उसी प्रकार से सुसाइड, आत्महत्या, स्वयं को मारने की, स्वयं का वध करने की जो क्रिया है उसको सुसाइड कहते हैं, इसमें भी साइड शब्द है। जेनोसाइड, नरसंहार, सामूहिक नरसंहार जो होता है ना, उससे भी साइड शब्द है। यहाँ तक कि कीड़े मारने के लिए भी जो है उसमें भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये साइड शब्द इसमें इस्तेमाल होता है। साइड का मतलब ही होता है मारने की, वध करने की क्रिया। तो इन दिस वे द होमिसाइड मीन्स द एक्ट ऑफ किलिंग बाय द ह्यूमन बीइंग टू अदर ह्यूमन बीइंग आल्सो। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो मारने की क्रिया है, वध करने की क्रिया है, इसको होमिसाइड कहा गया है। इसका मतलब ये होगा साहब कि यदि कोई शेर किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को मार कर खा जाए, या कोई और भी जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य प्राणी है, यदि किसी मनुष्य की को मार डाले, तो वो होमिसाइड की परिभाषा में नहीं आता, न ही वो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत किसी प्रकार के अपराध की श्रेणी में आएगा। हाँ, पर जो हम अध्ययन करना चाहते हैं वो कपेबल होमिसाइड
इसका मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य की गई, मनुष्य का किया गया वध, या मनुष्य के द्वारा मनुष्य का को मारने की क्रिया, दैट इज होमिसाइड। अब दूसरा एक वर्ड आपको बताया, मर्डर। मर्डर के बारे में अपन कुछ आगे चल करके चर्चा करेंगे। अभी तो पहले हम होमिसाइड को समझें। हमने होमिसाइड की एक परिभाषा दी। अब जब आप इंडियन पेनल कोड को पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड देयर दैट द होमिसाइड हैज been defined in two ways. One is unlawful homicide and there is a lawful homicide. इसके दो प्रकार हैं। There is a two type of the homicide. एक को बोलते हैं कानूनी मानववध और दूसरा गैर कानूनी मानववध। लॉफुल होमिसाइड एंड अनलॉफुल होमिसाइड। अब आप पूछेंगे साहब लॉफुल होमिसाइड क्या है? क्या किसी मनुष्य का वध करना या उस मनुष्य को मारने की क्रिया संपन्न करना या उसको मारना कानूनी भी हो सकता है? होता है। आप देखेंगे कि एक सजाए मौत पाए हुए व्यक्ति को एक जल्लाद फांसी पर चढ़ाता है। जल्लाद का काम निश्चित रूप से एक मनुष्य को मारने की क्रिया है, लेकिन चूंकि वो कानून के द्वारा या कानून सम्मत कार्य करता है, सो इट इज जस्टिफिएबल, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वो अदालत के आदेशों का पालन करता है। मृत्युदंड की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश भी विधि सम्मत या कानून सम्मत कार्य करता है। उसी के आदेश को या कि उसी के आदेश को या उससे ऊपर के न्यायालय के आदेश को एक जल्लाद जो है वो क्रियान्वित करता है, उसको इन्फोर्स करता है। तो ऐसी स्थिति में उसका ये सभी लोग का कार्य विधि सम्मत कानून सम्मत कार्य होता है, इसलिए जस्टिफाइड है, जस्टिफिएबल है, और वो किसी भी दृष्टि से मानववध होने के बावजूद भी लॉफुल मानववध है, अनलॉफुल नहीं है। मैंने वो कानूनी मानववध है, इट इज ए लॉफुल होमिसाइड, इट इज नॉट अनलॉफुल होमिसाइड बिकॉज इट इज जस्टिफाइड बाय द लॉ। उसी प्रकार से साहब आप देखेंगे कि इंडियन पेनल कोड की धारा 100 और 103 जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा करने के लिए, एक व्यक्ति अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी, पर्सन कैन exercise the right of private defense, and it can cause death of the person who is attacking his body or his property. आप धारा 100 को और धारा 103 को पढ़ें तो उससे पता चलता है कि एक व्यक्ति निज प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करने के दौरान धारा 99 की सीमा में रहते हुए कब आक्रमणकारी असैलेंट की मृत्यु कारित भी कर सकता है। बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है निज प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कि किस किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति अपने शरीर और अपने संपत्ति की सुरक्षा करते हुए आक्रमणकारी को मौत के घाट भी उतार सकता है। और भारत में तो एक कदम और भी आगे है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और उसके संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी आक्रमणकारी को मौत के घाट उतार सकते हैं। उसकी विभिन्न परिस्थितियों पे अपन कभी मौका लगा तो चर्चा करेंगे, अब इतना ही जानिए। तो यदि ऐसी किसी परिस्थिति में आपने आक्रमणकारी को मौत के घाट उतार दिया है धारा 99 की सीमा में रहते हुए, और वो सीमा ये है कि जब तक आक्रमणकारी को मारा नहीं जाएगा तब तक संपत्ति और शरीर की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, जब ये परिस्थितियाँ मौजूद है। और इन परिस्थितियों के रहते के अंतर्गत, अंडर सच सर्कमस्टांसेस यू हैव कमिटेड द डेथ ऑफ असैलेंट, आपने आक्रमणकारी को मौत के घाट उतार दिया है, तो वो भी यदि ये तथ्य स्थापित हो जाए, ये परिस्थितियाँ स्थापित हो जाए, तो वो भी क्या है, जस्टिफिएबल है, जस्टिफाइड है, और आपको उसके लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो वही तो मानववध है, लेकिन कैसा मानववध है? तो वो लॉफुल है। कैसा मानववध है? वो लॉफुल है, जस्टिफिएबल है। कुछ मानववध एक्सक्यूज्ड हैं, एग्जम्प्टेड हैं। जैसे आप देखेंगे जो इंडियन पेनल कोड में जो जनरल एक्सेप्शंस का जो हिस्सा है, जिसमें धारा 76 से लेकर के 106 तक के धाराओं में विभिन्न प्रावधान है, उसे बताया गया है कि धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे लॉफुल होमिसाइड की तरफ लाया जाता है और वो एग्जम्प्टेड है।
उसी प्रकार से धारा 82 बताती है कि 7 साल से कम आयु किसी बच्चे ने किसी को मार डाला है तो कानूनी रूप से सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि 7 साल के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है ना। इसको हमने देखा है। उसी धारा 83 है, उसके साथ साथ धारा 84 में भी एग्जम्पशन है, धारा 92 में भी है, यहाँ तक कि धारा 81 में भी है, आवश्यकता के तहत किए गए अपराध है ना, जस्ट नेसेसिटी का प्रिंसिपल उसमें काम करता है। तो ये कुछ ऐसे मानववध हैं जो कानूनी रूप से संरक्षित हैं, जस्टिफिएबल हैं, एक्सक्यूजेबल हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी जितने मानववध हैं वो अनलॉफुल होते हैं। थोड़ा अनलॉफुल होमिसाइड के बारे में भी चर्चा कर ले। हमने होमिसाइड को समझा, लॉफुल होमिसाइड को भी समझा, अब थोड़ा सा अनलॉफुल होमिसाइड को समझे कि अनलॉफुल होमिसाइड क्या है। तो ऐसा मानववध जो गैर कानूनी माना जाता है, या ऐसा मानववध जो आपराधिक है, या ऐसा मानववध जो दंडनीय है, या जिसके बारे में कोई आपको छूट नहीं है, आपको किसी प्रकार से कोई जस्टिफिकेशन देने का वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, तो सच काइंड ऑफ द होमिसाइड आर टेकन इनटू अकाउंट एज ए अनलॉफुल होमिसाइड। तो ये अनलॉफुल होमिसाइड में कौन कौन से होमिसाइड शामिल हैं, ये थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। इसमें सबसे पहला है धारा 299 इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत डिफाइंड या परिभाषित कपेबल होमिसाइड, सदोष मानववध। सबसे पहले आपराधिक, आप आपराधिक होमिसाइड या आपराधिक मानववध की चर्चा करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला नंबर आता है किसका, कपेबल होमिसाइड का, सदोष मानववध का। इसको मैन स्लॉटर कहा गया है ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ में, इसे मैन स्लॉटर कहा गया है। हम उसको भारतीय विधि के अंतर्गत अंडर द इंडियन पेनल कोड वी से इट द कपेबल होमिसाइड, या सदोष या आपराधिक मानववध, इसकी परिभाषा धारा 299 में है। उसके बाद इसी का एक एडवांस फॉर्म है, देखिए सदोष मानववध का ही एक गंभीर स्वरूप, एक ग्रेव फॉर्म जो है, उसी को हम मर्डर कहते हैं। मर्डर इज स्पेसीज, कपेबल होमिसाइड इज जेनस, मतलब कपेबल होमिसाइड एक जाति है, जबकि हत्या जो है, मर्डर जो है, उसकी उपजाति है, मतलब वो बेसिकली वो कपेबल होमिसाइड है। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण, किसी स्पेसिफिकेशन के कारण, या किसी स्पेसिफिक इंटेंशन के कारण, या किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के कारण वो मर्डर कहलाता है। इसलिए कहा गया है कि कपेबल मर्डर इज नथिंग मोर देन द ग्रेव फॉर्म ऑफ द कपेबल होमिसाइड, मीन्स इट इज ए कपेबल होमिसाइड, but due to certain grave form it is treated as a murder। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सदोष मानववध का ही गंभीर स्वरूप हत्या है, यानी हत्या मूलतः सदोष मानववध है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि प्रत्येक हत्या मूलतः सदोष मानववध है, लेकिन प्रत्येक सदोष मानववध हत्या नहीं है। एवरी कपेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, बट एवरी मर्डर इज बेसिकली कपेबल होमिसाइड। तो चलिए मर्डर के बारे में अपन अगले अपने हिस्से में चर्चा करेंगे। अभी तो कपेबल होमिसाइड को समझें। तो साहब, एक आपने देखा कपेबल होमिसाइड, जो अनलॉफुल होमिसाइड का पहला जो प्रकार है वो है कपेबल होमिसाइड। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट इज द मर्डर विच इज डिफाइंड वेल अंडर सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। नंबर तीसरा 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट, कोई लापरवाही पूर्वक कार्य करके किसी की मृत्यु कारित करना, ये भी जो है आपराधिक मानववध या यूँ कहिए अनलॉफुल होमिसाइड के कैटेगरी में आता है, जिसको 304A में डिफाइन किया गया है इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत। 304B में जो डाउरी डेथ है, इट इज़ आल्सो ए अनलॉफुल होमिसाइड। उसके अलावा धारा 306, जिसके अंतर्गत किसी के उकसाने पर, किसी के बहकाने पर, किसी के तंग करने पर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसे बहकाने और उकसाने वाले के द्वारा अनलॉफुल होमिसाइड किया गया, ये माना जाता है। तो सेक्शन 306, 305 आल्सो, एंड सेक्शन 304B, सेक्शन 304A, सेक्शन 300 एंड सेक्शन 299 आर मेजर एग्जाम्पल्स, आर मेजर हेड ऑफ द अनलॉफुल होमिसाइड। और इसी पर अपन एक के बाद एक चर्चा करेंगे। चूँकि हमारा विषय सिर्फ अनलॉफुल होमिसाइड और मर्डर तक सीमित है, इसलिए इसी पर अपन चर्चा को फोकस करेंगे। इसी चर्चा को करने में हमें काफ़ी समय लगेगा। ये
हमारे और आपकी एक बैठक में चर्चा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही सिग्निफिकेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक प्रकार से बहुत इसमें लेंदी और डीप डिस्कशन की आवश्यकता है। तो आज चलें, आज कम से कम शुरू करें व्हाट इज सेक्शन 299 एंड हाउ इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन व्हाट इज कपेबल होमिसाइड एंड हाउ इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। चलिए पहले मैं इसको हिंदी में बता दूं कि जो कोई, धारा 299 क्या कहती है, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, देखिए साहब से दो चीज़ों पर ध्यान देंगे, मृत्यु कारित करने का आशय, जो कोई, whoever, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या उस और लिखा ना, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, है ना, और टू काज सच बॉडली हार्म, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो मृत्यु कारित करने के जो जिससे मृत्यु का होना संभव हो, विच इज लाइकली टू काज डेथ एंड टू काज सच बॉडली हार्म विच इज लाइकली टू काज डेथ। तो फिर सुने, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु का होना संभव हो, अथवा, अब देखिए फिर अथवा आ गया, है ना, अथवा इस ज्ञान के साथ, यहाँ पर गौर फरमाएंगे, यहाँ पर शब्द ज्ञान को लिया गया, यहाँ पर आशय नहीं है। यानी सबसे पहले दो चीज़ों में हमने आशय को देखा कि मृत्यु कारित करने के आशय से पहला, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से विद द इंटेंशन टू काज सच बॉडली हार्म, है ना, दोनों में आशय है। लेकिन तीसरा जो इसका जो लाइन है उसमें उसने क्या लिया है, ज्ञान, या इस ज्ञान के साथ कि वो जो कुछ भी कर रहा है, वट एवर ही इज डूइंग, है ना, वट एवर ही इज डूइंग और what he is according to his act, है ना, तो वो जो कुछ भी कर रहा है उससे मृत्यु का होना संभव है, इस ज्ञान के साथ कि वो जो कुछ भी कर रहा है, whatever he is doing is likely to cause death, है ना। तो तीन चीजें हुई, एक तो मृत्यु कारित करने के आशय से, दूसरा ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु का होना संभव है, या तीसरा इस ज्ञान के साथ कि वह जो कुछ भी कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उससे किसी की मृत्यु का होना संभव है, कुछ करके मृत्यु कारित करता है, कार्य करके मृत्यु कारित करता है ना, causes death of any other person, human being, then such act is known as a culpable homicide. Such act is defined as culpable homicide. तो कहता है कि उस व्यक्ति ने सदोष मानव वध कारित किया। फिर से सुने इसे, whosoever or whoever by act or whoever commit any act to cause death, having intention to cause death or having intention to cause such bodily harm which is likely to cause death, or with the knowledge that whatever he is doing is likely to cause death, commit death of any other person, then he is treated that he has committed culpable homicide. यानी सदोष मानव वध कैसे हुआ कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, हैविंग इंटेंशन टू काज डेथ, या ऐसी शारीरिक क्षति, देखिए अब उसको सोने अलग अलग डिफाइन किया है ना, कोई हो बोल सकता है कि मैंने मृत्यु कारित करने का आशय नहीं, उसको देखेंगे, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का, तो थोड़ा एलाबोरेटली से डिस्कस किया है कि मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु का होना संभव हो, या इस ज्ञान के साथ कि whatever he is doing, whatever he is committing is likely to cause death, वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें आशय की भूमिका नहीं है, वहाँ पर ज्ञान की भूमिका है, नॉलेज, उससे किसी की मृत्यु का होना संभव है। कुछ करके यदि मृत्यु कारित कर देता है तो कहा जाता है कि उसने सदोष मानव वध का अपराध किया, राइट। अब इसके नीचे साहब तीन एक्सप्लेनेशन और हैं। एक्सप्लेनेशन किसी धारा के नीचे होने का अर्थ है कि
धारा का निर्माण करने वाले, कानून का निर्माण करने वाले को लगता है कि इस धारा में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और उस धारा में और जोड़ देने घटाने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो वो उसको नीचे एक्सप्लेनेशन में लेता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जो आप नियम पढ़ते हैं उसमें भी एक है कि नीचे का जो एक्सप्लेनेशन होता है उस धारा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है या दिया जाता है। तो धारा 299 इंडियन पेनल कोड के नीचे 3 एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है। तो इसमें पहला स्पष्टीकरण है, तो ये कहता है कि जहां पर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति कारित की है, वेयर पर्सन हैज कमिटेड बॉडली हार्म टू एनी अदर पर्सन, जहां पर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति कारित की है और जिसे ऐसी शारीरिक क्षति कारित की गई है, टू होम सच काइंड ऑफ द बॉडली हार्म हैज बीन कमिटेड, जिसके प्रति इस प्रकार की शारीरिक क्षति कारित है, जिसको ऐसी शारीरिक क्षति कारित की गई है, वह पहले से ही किसी बीमारी, कोई रोग, कोई प्रकार की अंग की शिथिलता या किसी डिसऑर्डर से, माने फिजिकल डिसऑर्डर से, बॉडली डिसऑर्डर से, बॉडली इन्फर्मिटी से या किसी डिजीज से पहले से ही बीमार है, पहले से ही रोगग्रस्त है, पहले से ही ग्रसित है। पर्सन इज laboring, person has already been laboring or suffering from any kind of the bodily disease or infirmity or disorder, and such kind of person has been affected by bodily harm by any other person। और ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने कोई शारीरिक क्षति कारित की और ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के परिणाम से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। If someone causes death by someone commit death of any other person by causing bodily harm to him, and such person has already been suffering from any kind of the disease, bodily disorder or physical infirmity, and he is dead, ऐसा व्यक्ति मर गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु नहीं हुई है। माना यह जाएगा कि उसके साथ में कपेबल होमिसाइड हुआ है, उसने सदोष मानववध का अपराध कारित किया है, क्योंकि उसने उसे शारीरिक क्षति पहुंचा के उसके मृत्यु को और ज़्यादा तेज कर दिया। He accelerated the death of such person who was already affected by bodily infirmity, bodily disorder or any kind of the disease। कहने का मतलब ये हुआ साफ साफ कि जहाँ पर पहले से ही कोई व्यक्ति बीमार है, कमजोर है, अंग की शिथिलता से पीड़ित है और कोई व्यक्ति उसके ऊपर शारीरिक क्षति कारित करता है, तो इस प्रकार से वो उसकी मृत्यु को एक्सेलरेट कर देता है, एक्सीलरेट करता है, जल्दी कर देता है ना। तो ऐसी स्थिति में शारीरिक क्षति कारित करने वाला जो है वो सदोष मानव वध का अपराधी होगा, उसे सदोष मानव वध किया ऐसा माना जाएगा। पहला तो एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि जहां पर किसी शारीरिक क्षति कारित करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई, where the death has been caused by any person by causing bodily harm to other, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसको अच्छा उपचार यदि मिला होता, यदि उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो उसकी जान बच सकती थी। ये कहने का अवसर नहीं दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को सदोष मानववध का दोषी माना जाएगा, उसे सदोष मानववध किया ऐसा माना जाएगा। फिर से सुने कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति कारित करके मृत्यु कारित की गई, तो शारीरिक क्षति कारित करने वाले व्यक्ति को यह डिफेंस नहीं लेने दिया जाएगा कि यदि उसे जल्दी उपचार उपलब्ध होता या उसे उचित और यदि उसे स्किल्ड ट्रीटमेंट दिया गया होता
यदि उसके उपचार की उत्तम व्यवस्था की गई होती तो उसकी मृत्यु नहीं होती, वो बच जाता। ये कोई डिफेंस नहीं होगा और वो सदोष मानववध की कोटि में ही आएगा। तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी आप देखेंगे किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करना ही सदोष मानववध की कोटि में आता है। जहां पर कोई बच्चा मां के गर्भ में है तो उसका गर्भ मां का कितना भी विकसित क्यों ना हो, प्रेगनेंसी द मदर ओव्स द लिविंग चाइल्ड बट इन द मदर्स ओम। जहां पर कोई बच्चा मां के गर्भ में है तो भले उसकी प्रेगनेंसी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, यदि मां के गर्भ को बाहर से कोई व्यक्ति चोट पहुंचाता है, क्षति कारित करता है और उससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, मां के गर्भ में जो जिस शिशु में प्राण का संचार हो गया है, प्रेगनेंसी बड़ी एडवांस स्थिति में है और बाहर से उसके गर्भ को चोट पहुंचाया जाता है और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, तो ये गंभीर चोट का अपराध है। ये आपराधिक मानववध का अपराध नहीं है, क्योंकि अभी उस शिशु ने मानव के रूप में संसार में जन्म नहीं लिया है, भले ही प्रेगनेंसी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो गई। अब वो माता को गंभीर चोट का अपराध, गंभीर चोट कारित किया गया, गंभीर चोट पहुंचाया गया, ये अपराध बनेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यदि मां के शरीर से बच्चे का कोई भी हिस्सा बाहर आ गया है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड have been brought forth from the body of the mother, मां के पेट से उस बच्चे के शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर आ गया है और ऐसी स्थिति में यदि उसे चोट पहुंचा करके मार डाला जाता है, वो फिर सदोष मानववध होगा, भले ही बच्चे ने पहली सांस इस दुनिया में ली हो या ना ली हो। इट डजंट मैटर दैट द चाइल्ड वॉज नॉट कंप्लीटली बॉर्न। बच्चा पूरी तरह से पैदा नहीं हुआ था, बच्चे ने पहली सांस भी नहीं ली थी, ये कोई मायने नहीं रखेगा और उसे सदोष मानववध माना जाएगा। ये तीन एक्सप्लेनेशन सेक्शन 299 में है। पहला तो जहां आपको बताया कि जहां पर कोई पहले से किसी बीमारी से पीड़ित है और आप उसको शारीरिक क्षति पहुंचा करके उसकी मौत को एक्सीलरेट कर देते हैं, जैसे कार में या मोटरसाइकिल में आप एक्सीलेटर से गति बढ़ाते हैं ना, वैसे आप शारीरिक क्षति पहुंचा करके पहले से मर रहे व्यक्ति को और आप एक्सीलरेट कर देते हैं, तो वो भी सदोष मानववध की कोटि में आता है। दूसरा आपको बताया मैंने कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित की गई है और वो मर गया है, तो वहाँ पर ये दलील किसी काम की नहीं है। ये नहीं कहने दिया जाएगा कि उसे उचित उपचार या उच्च श्रेणी का उत्तम कोटि का उपचार प्रदान करके उसकी जान बचाई जा सकती थी। और तीसरा कि यदि माँ के पेट में कोई बच्चा है तो यदि माँ के पेट गर्भ को बाहर से क्षति पहुंचाई गई तो वो सदोष मानववध की कोटि में नहीं आएगा। लेकिन माँ के पेट से यदि बच्चे का कोई भी हिस्सा बाहर आ गया है और उसे उस स्थिति में चोट पहुंचाकर बच्चे को मार डाला जाता है तो निश्चित रूप से सदोष मानववध होगा, भले ही बच्चे ने इस दुनिया में अपना पहला सांस न लिया हो। He might have been not completely born. ओके, तो ये अपन ने देखा कि व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 299। अब इस 299 में साहब दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपने परिभाषा को पढ़ा सुना होगा तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो मृत्यु कारित करने का या शारीरिक क्षति कारित करने का आशय और दूसरा ज्ञान। चलिए अब इस दो पर और चर्चा कर लें। आशय इंडियन पेनल कोड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन। और क्रिमिनल इंटेंशन को स्थापित किए बिना, विदाउट एस्टैब्लिशिंग द क्रिमिनल इंटेंशन अगेंस्ट द एक्यूज, यू कैनॉट एस्टैब्लिश द कमीशन ऑफ ऑफेंस। आप जब तक आपराधिक आशय को स्थापित नहीं करेंगे तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें मेंसरिया का सिद्धांत जो है इंडियन पेनल कोड में अप्रत्यक्ष रूप से लागू होता है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय एनी पर्सन विदाउट हैविंग क्रिमिनल इंटेंशन। बिना आपराधिक आशय के किया गया कार्य कोई भी कार्य अपराध नहीं है। इसीलिए इंडियन पेनल कोड की हर परिभाषा में
आशय को बताने वाले, आशय को स्पष्ट करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे स्वेच्छापूर्वक, कपटपूर्वक, जानबूझ करके, है ना, इस प्रकार के जो शब्द हैं, सद्भावना पूर्वक, है ना, बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली, ये सब शब्दों का इस्तेमाल इसीलिए इंडियन पेनल कोड में किया गया है ताकि उससे आपराधिक आशय प्रतीत हो कि अभियुक्त का ऐसा आपराधिक आशय था। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आखिर किसी व्यक्ति के आशय को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे साबित किया जाए, कैसे माना जाए कि उसका ऐसा करने का आशय था कि नहीं था। कई बार पता नहीं चलता कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ पास बैठा हुआ हूँ और हम दोनों में ठीक ठाक बातचीत हो रही है, अचानक आपने मुझको उठ करके मार दिया या मेरे ऊपर थूक दिया, तो यदि आप मानसिक रूप से ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो मैं तो ये मानूंगा या लोग भी ये मानेंगे कि आपके मन में मेरे प्रति अच्छी भावनाएं नहीं थी, कुछ घृणित भावनाएं थी, कुछ घृणा का भाव था, इसलिए आपने मेरे पर न सिर्फ थूका बल्कि मुझको मार भी दिया। भले ही आप सामान्य से बैठे दिख रहे थे, सामान्य बातचीत कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जो आशय है वो मन की स्थिति है। निश्चित रूप से जो मन स्थिति है उसी को अपन आशय कहते हैं, उसी को इंटेंशन कहते हैं, उसी को इरादा कहते हैं। तो किसी का आशय किसी के प्रति अपराध करने का था कि नहीं था, है कि नहीं है, इस बातों को स्थापित करना बड़ा ही कई बार कठिन हो जाता है। लेकिन उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जिसमें कई सारे मामलों में कहा गया, जैसे मैं आपको मामले ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मर्डर और कपेबल होमिसाइड में हजारों, दसों हजार, लाखों मामले हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में कहा गया कि जो आशय है, किसी व्यक्ति का क्या आशय है या क्या आशय था, ये उसके आचरण से प्रकट होता है। द कंडक्ट अ पर्सन रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशन। आचरण से ही आशय प्रकट होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का आचरण ही बताता है कि उसका ये करने का आशय था। अब आशय का जो अभाव है वो भी कई बार प्रकट होता है, वो भी कई बार प्रकट होता है, तो उसको अपन दुर्घटना मानते हैं, कई बार उसे अपन लापरवाही मानते हैं। लेकिन जहाँ पर आशय स्पष्ट प्रकट हो वहाँ पर वो फिर सिवाय आपराधिक, सिवाय आशय के अलावा कुछ नहीं है, और आशय हमेशा हमेशा आचरण से प्रकट होता है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया, सिर को धड़ से अलग कर दिया। अभी जो पागल नहीं है, विकृत चित्त का व्यक्ति नहीं है, ल्यूनेटिक पर्सन नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? उसके इस आचरण से आप क्या मानेंगे? आप उसके आचरण का कैसा विश्लेषण करेंगे कि ये व्यक्ति मरने वाले व्यक्ति को मारना चाहता था, न सिर्फ मारा था बल्कि उसका प्राण जान से मारना चाहता था, तभी उसने उसके गले पर कुल्हाड़ी से इतना भरपूर वार किया कि सर उसके धड़ से अलग हो गया। ये इसका आचरण है जो चीख चीख कर बताता है कि उसका क्या इरादा था, कि उसका सिवाय उसको मार डालने के अलावा कोई आशय नहीं था। तो इसी बात को धारा 299 में कहा गया है कि आशय कैसा होना चाहिए? मृत्यु कारित करने का आशय। जब तक मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होगा, यदि मृत्यु हो भी जाती है तो फिर उसे अपराधी साबित करने के लिए हमें आशय को ढूंढना पड़ेगा, उसने आखिर ऐसा किया क्यों। एक पागल व्यक्ति का आशय नहीं होता, इसलिए पागल व्यक्ति एग्जम्प्टेड है, जिसने किसी को मार भी डाला है, तो प्रोसिक्यूशन ये इस्टेब्लिश करने में असफल भी होता है और इस्टेब्लिश करना मुश्किल भी होता है कि जहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि एक व्यक्ति पागल था। तो पागल व्यक्ति का कोई आशय नहीं होता, इसलिए जब आशय नहीं है तो हम उसके द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए उसको क्षमा कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ कार्य लापरवाही पूर्वक किए गए माने तो उसे भी थोड़ा बहुत आशय का, लापरवाही का आशय होता है, किसी को मारने का आशय नहीं होता है ना, इसलिए हम उसको थोड़ा कम दंड से धारा 304 में दंडित करते हैं। इसी प्रकार से धारा 80 के अंतर्गत आप देखेंगे दुर्घटना, दुर्घटना घटित होती है दुर्भाग्य से, वो किसी के आशय से घटित नहीं होती। और जहां पता चल जाए कि दुर्घटना को जानबूझ करके कारित किया गया, दुर्घटना को अंजाम दिया गया जानबूझ करके, फिर वो दुर्घटना कहाँ है? फिर तो एक प्रकार की कारित की गई, जानबूझ करके कारित की गई घटना है ना? दुर्घटना और घटना में यही फर्क है कि घटना जानबूझकर कारित की जाती है, जबकि दुर्घटना दुर्भाग्य से होती है। आप यूँ कहें किसी कुसंयोग से होती है या किसी प्रकार के अन्य उसके फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वहां पर आशय का अभाव रहता है। तो इस प्रकार से मृत्यु कारित करने का आशय, ये धारा 299 की पहली शर्त है ना, कि
अभियुक्त का मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, या जिसके ऊपर सदोष मानववध कारित करने का आरोप लगाया गया है उसका मृत्यु कारित करने का आशय साक्ष्य से दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। अब इसी को दूसरे नंबर पर डिफाइन करता है, यदि मृत्यु कारित करने का आशय सीधे सीधे नहीं दिख रहा है तो कम से कम ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय दिखना चाहिए जिससे मृत्यु का होना संभव हो। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को के ऊपर लाठी से हमला किया, उसको इतना पीटा कि उसके 4-6 पसलियाँ टूट गई, पसलियाँ टूट करके उसके लंग्स में और हार्ट में घुस गई, उसके पैर में 4-5 जगह फ्रैक्चर पाया गया, उसके सिर में भी गंभीर चोट पाई गई, और वो व्यक्ति एक बार गिरा, उठा नहीं, उसके नाक और मुंह की तरफ से खून भी निकलने लगा। अब अभियुक्त ने उसको मारने वाला ये कहे मेरा उसको मारने का आशय नहीं था, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, तो प्रश्न उठेगा भाई मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, लेकिन आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जिससे मृत्यु का होना संभव है ना। जो शारीरिक क्षति आपने कारित की कुछ कम है क्या? इतनी शारीरिक क्षति कारित करते हुए क्या आपको नहीं लगा आपका ये आशय नहीं है? आपके आचरण से पता चल रहा है कि आपका ये आशय था कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जा रही है जिससे उसकी मृत्यु का होना संभव है, और मर भी गया। तो मृत्यु कारित करने का आशय और शारीरिक क्षति कारित करने का आशय में आपराधिक जो मात्रा है उसी का अंतर है। मृत्यु कारित करने के आशय में वो सीधे सीधे वो आचरण दिख जाता है, जबकि शारीरिक क्षति कारित करने के आशय में वो थोड़ा सा अप्रत्यक्ष होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। इसीलिए मैंने बताया कि गंभीर चोट आपने पहुंचाया, सिर पर गंभीर चोट पहुंचाया, पसलियाँ तोड़ दी, हड्डियाँ तोड़ दी, है ना, खून निकलता, सिर से खून निकलते तक मारते रहे, नाक मुंह से खून निकलने लगा, वो गिर गया, उठा भी नहीं, इतने सारे आपके जो आचरण हैं आपके आशय को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि आप भले कहें कि मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, लेकिन ये तो आशय था कि आप ऐसी शारीरिक क्षति उसे पहुंचा रहे हैं जिससे उसकी मृत्यु का होना संभव है। ये भी सदोष मानववध की कोटि में आएगा। तीसरा है इस ज्ञान के साथ, अब यहाँ पे आशा नहीं है, ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ अदर पर्सन। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे किसी की मृत्यु का होना संभव है, भले ही स्पष्ट रूप से आपका आशय नहीं है, स्पष्ट रूप से आपका कोई इरादा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में आपको ज्ञान है कि वो इतना खतरनाक है कि वो किसी न किसी की या सामने वाले की जिसके प्रति आप व्यवहार कर रहे हैं उसकी मृत्यु कारित कर देगा, उससे उसकी मृत्यु का होना संभव है। अरे जैसे बाजार का इलाका, जैसे आप गोल बाजार का इलाका देखिए, जहाँ पर दिन भर काफ़ी भारी भीड़ रहती है, अभी दुर्गा उत्सव का समय है, पूरे सड़कों पर भीड़ है, ऐसी स्थिति में कोई ट्रक वाला या कोई कार वाला 100 की स्पीड में गाड़ी चलाए बिना सोचे समझे और 10 लोग कुचल जाए, उसमें 2 मर जाए, और वो कहे कि मेरा किसी को मारने का इरादा था ही नहीं, है ना, कोई शारीरिक क्षति कारित करने का आशय नहीं था, है ना, तो उसे पूछा जाएगा भाई लेकिन आपको इस बात का ज्ञान तो था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे किसी न किसी की मृत्यु का होना संभव है। कई बार आपने बम ब्लास्ट किया और कहा कि मेरा किसी को मारने का आशय नहीं था, मैं तो बम ब्लास्ट किया, जो लोग मरे उसको तो मैं पहचानता तक नहीं। तो आपको कम से कम चलिए आशय नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे किसी न किसी की मृत्यु का होना संभव है, चाहे वो आपका परिचित हो चाहे ना हो। तो ऐसी स्थिति में जब ज्ञान इतना पावरफुल होता है, ज्ञान इतना महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय कि वो आपके आशय को ढक देता है, वो आपके आशय की जगह ले लेता है, और ऐसी स्थिति में फिर ज्ञान के आधार पर ही आप आपराधिक मानववध के दोषी माने जाते हैं। तो ये 3 बातें हैं, एक तो मृत्यु कारित करने का आशय हो, दूसरा ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हो जिससे मृत्यु का होना संभव हो, है ना, और तीसरा इस ज्ञान के साथ कि वह जो कुछ भी कर रहा है उससे मृत्यु का होना संभव है। यदि कोई कार्य करके किसी की मृत्यु कारित कर देता है, इफ ही कमिट्स डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर these circumstances, then his act is treated as a culpable homicide। तो उसको हम culpable homicide करें। एक जमालुद्दीन का मामला याद आ रहा है मुझे, उसमें एक लड़की के ऊपर लोगों को विश्वास था कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसलिए लड़की उठपटांग हरकत करती है। उसको ठीक करने के लिए एक ओझा को बुलाया गया, ओझा ने कहा ये भूत को तो मार के निकालना पड़ेगा, और वो लड़की को बेतहाशा पीटने लगा, इतना मारा कि लड़की मर गई। अदालत ने कहा
कि भाई तुम्हारा उस लड़की को मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय नहीं था, और दूर तक मान लिया। इस बात का तो ज्ञान तक तुम जो काम कर रहे हो, इतनी बुरी तरह उसकी पिटाई कर रहे हो जिसमें उसका मरना संभव है और मर भी गई, तो ऐसी स्थिति में आपको कपेबल होमिसाइड का दोषी माना जाएगा। ये कुछ चीज़ें थी, एक दो मामले और भी हैं जिस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो आज हमने इंडियन पेनल कोड की धारा 299 के अंतर्गत जो सदोष मानववध के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आज हमने एक आपके साथ में चर्चा की और बताया कि होमिसाइड कितने प्रकार के होते हैं, लॉफुल होमिसाइड क्या है, अनलॉफुल होमिसाइड क्या है, और अनलॉफुल होमिसाइड के अंतर्गत कितने प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं जो इंडियन पेनल कोड में बताए गए हैं वो आते हैं। उसमें हमने आपको बताया कपेबल होमिसाइड्स पर अभी चर्चा की अंडर सेक्शन 299, मर्डर अंडर सेक्शन 300, 304A, 304B द डाउरी डेथ, एंड फाइनली द 306 इट इज अबिटमेंट फॉर कमिटिंग सुसाइड, है ना। ये सारी चीज़ों को हमने आपसे चर्चा की, है ना। अब अगली जो हमारी मुलाकात होगी उसमें हम मर्डर पे चर्चा करेंगे, जो धारा 300 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और इसकी सबसे बढ़िया बात जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई भी है वो ये है कि मर्डर जो है वो कोई अलग से अपराध नहीं है, बल्कि वो कपेबल होमिसाइड का सदोष मानववध का ही गंभीर स्वरूप है। इट इज द ग्रेव फॉर्म ऑफ द कपेबल होमिसाइड। इसीलिए कहा गया कपेबल होमिसाइड इज ए जेनस एंड मर्डर इज स्पेसीज। इसीलिए धारा 300 को जब आप पढ़ना शुरू करें उसमें कहाँ से शुरू होता है कि आपराधिक मानववध या सदोष मानववध हत्या है यदि वो इन परिस्थितियों में किया गया। मतलब सबसे पहले वो सदोष मानववध है, बाद में कुछ परिस्थितियों के चलते वो हत्या की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ सदोष मानववध जो है वो मूल अपराध है, उसके बाद हत्या उसका एक गंभीर स्वरूप है ना। तो हम ये देखेंगे कि कौन से वो स्थितियां हैं, कौन से वो स्पेसिफिक रीजंस हैं, कौन से वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं विच मेक्स द कपेबल होमिसाइड मर्डर, जो कपेबल होमिसाइड को मर्डर के रूप में बदल देते हैं, है ना। उस ग्रेव फॉर्म में आने के लिए कपेबल होमिसाइड को किन और स्पेसिफिकेशन की किन विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द स्पेशलिटीज विच टर्न्स द कपेबल होमिसाइड टू मर्डर। तो मर्डर के बारे में आप यही पहले से अपने मन में विचार बना के रखें कि मर्डर इज बेसिकली कपेबल होमिसाइड एंड इट इज ए ग्रेव फॉर्म ऑफ द कपेबल होमिसाइड which is defined under section 300 कि under what circumstances a capable homicide is treated as a murder। तो आज आपने मेरी बातों को ध्यान सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। अगली मुलाकात में हम मर्डर पे चर्चा करेंगे, और यदि उसके बाद समय रहा तो उसी बैठक में या उसके बाद की अगली बैठक में जो कपेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का जो अंतर है, जो बड़ा कंफ्यूजिंग है और जिसका बड़ा ही एकेडमिक इम्पॉर्टेंस है, और न सिर्फ विधि के विद्यार्थियों के लिए बल्कि कुछ फ्रेशर एडवोकेट्स के लिए और कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए जो कानून में दिलचस्पी रखते हैं, वो अक्सर जानना चाहते हैं। और चूँकि मैं एक कानून का एक टीचर हूँ तो मेरे पास लगभग हमेशा ये क्वेरी आती है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द माइक्रो डिफरेंस बट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कपेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। नमस्कार।